और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने ममता बनर्जी को याद किया है। ममता बनर्जी को इंदौर आने का न्योता दिया गया है और इसे लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर एक विधानसभा सीट की चुनावी जंग में अब ममता बनर्जी की एंट्री होने वाली है। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी को याद किया है। कांग्रेस का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी को भी यहां आना चाहिए। देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय इससे पूर्व जब बंगाल के अंदर चुनाव थे तो वहाँ के प्रभारी थे, वहाँ भी इस तरह के बड़े बड़े बोल वचन वो करते थे और वहाँ से जिस तरह से वो रवाना हुए तो आज तक उन्होंने बंगाल की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोए हैं। तो निश्चित रूप से हम ममता बनर्जी को हमने आमंत्रित करा है, हमने उनको ट्वीट करा है, मेल करा है कि आप तत्काल इंदौर में आपका एक दौरा करिए और इंदौर की विधानसभा 1 में आप आइए और यहाँ पर प्रचार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ करिए और वहाँ बताइए कि किस तरह से वहाँ बड़े बड़े बोल बोलते थे, बोल वचन करते थे। चुनावी लड़ाई में कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाहिए। अपील की तरह लग रहे इस आमंत्रण पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। ममता बनर्जी उनके खिलाफ कुछ भी बोलें, जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको आने का, सबको बोलने का अधिकार है, पर असर जब होता है जब लोग पहचानते नहीं। मेरे बारे में ममता जी आकर कुछ बोलेगी यहाँ तो जनता इंदौर को विश्वास करेगी। आप विश्वास करोगे क्या? चलो, जनता तो छोड़ दो, आप पत्रकार हो। कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हैं। इनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी तक को याद कर रही है, लेकिन बीजेपी को कैलाश के दम और सनातन पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस की जो मानसिकता और उनकी जो विचारधारा है वो इससे समझ में आती है। और मैं तो बोलता हूँ कि प्रियंक खड़गे को भी लाना चाहिए, उदयनिधि को भी लाना चाहिए, ओवैसी को भी लाना चाहिए, जो लगातार सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे कि इंदौर का हर वासी, मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर में तो माँ अहिल्या ने जिन्होंने संस्कृति की, सनातन संस्कृति की नींव रखी, तो यहाँ की जनता भी बहुत अच्छे से जान जाए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। मध्य प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है? वजह जो भी हो, इतना तो तय है कि इंदौर में चुनावी जंग जोरदार होने वाली है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और सियासत में रिश्तों का अलग गणित होता है, अलग दिलचस्प गणित होता है। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट में इस बार फिर जंग दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि एक बार फिर समधी और समधन एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से इमरती देवी हैं तो उनके समधी सुरेश राजे फिर से कांग्रेस के टिकट पर जीत का दम भर रहे हैं। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट पर इस बार भी रिश्तों की दिलचस्प चुनावी जंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस बार भी समधी और समधन एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी ने जहां इमरती देवी को फिर से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक और इमरती देवी के समधी सुरेश राजे पर ही दांव चला है। डबरा सीट के इतिहास में यह तीसरा मौका होगा जब समधी समधन चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देंगे। 2013 में पहली बार इमरती देवी और सुरेश राजे का चुनावी मैदान में आमना सामना हुआ था। इमरती देवी कांग्रेस में हुआ करती थीं और सुरेश राजे बीजेपी के टिकट से मैदान में थे। उस चुनाव में इमरती देवी ने सुरेश राजे को करीब 32,000 वोट से हराया था। दूसरी बार इमरती देवी और सुरेश राजे की टक्कर 2020 के उपचुनाव में हुई। तब इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और सुरेश राजे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस उपचुनाव में सुरेश राजे ने इमरती देवी को करीब 8,000 वोट से शिकस्त दी थी।
अब 2023 के चुनावी रण में एक बार फिर इमरती देवी और सुरेश राजे ताल ठोक रहे हैं। डबरा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इमरती देवी हो या सुरेश राजे, 2008 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर डबरा में जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है, तो बीजेपी विकास और इमरती देवी के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। सवाल ये बिल्कुल सुस्पष्ट है कि समधी जीती हो या समधन जीती हो, लेकिन जीती हमेशा से कांग्रेस पार्टी थी। ये विधानसभा जो है डबरा की हमारी विशुद्ध रूप से कांग्रेसी विधानसभा है और आप देखेंगे इस चुनाव में भी हमारे वर्तमान विधायक एक तरफा जीत कराएंगे। 2-3 चुनावों से इसी तरह का चल रहा है। पिछले बार इमरती देवी जी कांग्रेस से जीती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आई वो, फिर भाजपा को सीट गंवानी पड़ी डबरा की। अब फिर से समधी जी मैदान में है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समधी जी को हम हराएंगे और अब डबरा में फिर से एक बार भाजपा का परचम फहराएंगे हम लोग। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर करीब 8000 वोट का था। लिहाजा दोनों ही दल न सिर्फ इस बार भी डबरा सीट पर कड़ी टक्कर मान रहे हैं, बल्कि समधी समधन के बीच दिलचस्प मुकाबले की भी उम्मीद जता रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ सीटों पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध तक शुरू हो गया है। एक तरफ नाराजगी का दौर है, दूसरी तरफ दावेदारी का शोर है। इस बीच कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के लिए जो ठीक होगा वही किया जाएगा। सोच समझकर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। गहन चिंतन और लंबे मंथन के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन 144 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही घमासान छिड़ गया और नाराजगी विरोध की आवाज बनकर बुलंद हो गई। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारे गए फिल्मी पर्दे के हनुमान विक्रम मस्ताल के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध पैराशूट कैंडिडेट का और आरोप ये कि सीएम को जीत तश्तरी में परोस कर दे दी गई। हनुमान का विरोध कांग्रेस के ही नेताओं ने शुरू कर दिया है। उनके टिकट को लेकर नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पहुंचे हैं। किस बात को लेकर नाराज हैं? जय कमलनाथ, जिसको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति भी न तो जानता है और न वो किसी को जानता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया तो कैसे होगा कांग्रेस का काम? ये तो सीधा सीधा सीएम को तश्तरी में रख के कांग्रेस ने सीट डिक्लेयर कर दी। इंदौर में भी कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद प्रदर्शन तेज हो गया है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी राजा मांधवानी का जमकर विरोध हो रहा है। अक्षय कांति बम के समर्थकों ने न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि राजा मांधवानी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। एक तरफ बागी सुर तो दूसरी तरफ दावेदार भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर दावेदारों का डेरा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के नेता टिकट के लिए सक्रिय हो चुके हैं और कमलनाथ के दरवाजे पर दावेदारी के साथ दस्तक दे रहे हैं। टिकट के लिए दावेदार आए हुए हैं और ये दावेदार हैं जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हम खंडवा 177 से आए हैं और हमारे कैंडिडेट जो है हुकुम वर्मा जी ये है और ये जीतने वाला कैंडिडेट है। और हमने कमलनाथ जी से बोला है कि हमको केवल टिकट चाहिए, हमको इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे खंडवा में। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे हम। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, खनिज विभाग के मंत्री हैं, वहाँ कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता है। हीरा खदानें सब बंद पड़ी हैं, पत्थर खदानें सब बंद पड़ी हैं। इसलिए जनता सब प्लान करती है बाहर, वो जनता सब उनसे तुरस्त है और वो कहती है सुरजीत सिंह भैया राजा को यदि टिकट मिलती है तो हम 20,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। उधर दिल्ली से लौटे कमलनाथ ने दो टूक कह दिया कि सबको टिकट देना संभव नहीं। हाईकमान ने सोच समझकर फैसला लिया है और अच्छे प्रत्याशियों को ही चुनकर मैदान में उतारा है। उसी के बाद 4,000 लोग दावेदारी करेगी। अब 4,000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत कांग्रेस का कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान दूसरी लिस्ट पर चर्चा में जुटा है। विरोध प्रदर्शन और नाराजगी को स्वाभाविक बताते हुए पार्टी जीत का दम भर रही है। साथ ही दावा ये भी कि पार्टी एकजुट है और विरोधियों को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में चुनावी हुंकार भरी। सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। अमित शाह के आरोपों पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी आ गया है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन से पहले अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना दिया है। 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं करते। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बोले कांग्रेस ने करप्शन का पूरा चेन बनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल के शासन में छत्तीसगढ़ में न गरीब खुशहाल है न आदिवासी। भूपेश सरकार में सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल है। करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा। इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है, जो दिल्ली तक। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा यूपीए के 10 साल में प्रदेश को सिर्फ 77,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि बीजेपी ने बिना भेदभाव के 3 लाख करोड़ दिए। 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं, भाइयों, बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की बात तक कही है। उन्होंने सीधे सीधे सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे की बात की है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो हम अपेक्षा करते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव आयोग स्वयं निर्णय ले, स्वयं कार्रवाई करे। और कांग्रेस पार्टी भी अपने तरफ से उनके खिलाफ शिकायत करने जा रही है। देखिए, ये मुद्दा विहीन है। इनके पास में जब जब ये विपक्ष में रहते हैं, इनके पास मुद्दे दिए जाते हैं, तो जहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, जहाँ ईसाई है वहाँ हिंदू ईसाई करेंगे, जहाँ पे सिख है वहाँ हिंदू सिख करेंगे। ये आदतन सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला दल है और वही कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से प्रदेश का चुनावी पारा और भी हाई हो गया है। कांग्रेस अमित शाह के भाषण पर नाराजगी जता रही है, आरोपों का जवाब दे रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया, तो बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कौशिक ने पूछा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अभी तक पीड़ित भुवनेश्वर साहू के घर क्यों नहीं गए। जयराम रमेश को अमित शाह के लिए कहे गए शब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को खुद पीड़ित के घर जाकर उससे उसके परिवार से मिलना चाहिए।
आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए बयान दिया। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल झूठ है। गृह मंत्री जी का बयान मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस में सत्ता के लिए जो राजनीति करते हैं, वास्तविक में केवल एक मामला नहीं है, बिरनपुर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कवर्धा के जो मामले हुए हैं, आपके अन्य जगह जो मामले हुए हैं, आखिर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को समय क्यों नहीं है उनके घर जाने के लिए? और इस मामले को लेकर के जयराम रमेश जी को अपने बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ उनको आना चाहिए और आकर के उस ईश्वर साहू के घर में जा करके यदि उनके पिता जिससे मिले, ईश्वर साहू से मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।